इस पूरे बेल्ट को मलानी भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मलानी कहा जाता है। मलेनाथ जी के पीछे 65 और 71 का युद्ध के हम पूरे गवाह रहे। गडरा रोड तो यहाँ रह गया, गडरा सिटी वहां रह गया। हमें ये कहा गया कि अब कुछ ही सालों में बाड़मेर दुबई होगा, और हमने भी अपनी तैयारियां करी। ऐसे शेखों जैसे कपड़े सिलवाए। गडरा के लड्डू बहुत फेमस एक्सपोर्ट होते हैं। हम तो बाड़मेर हैं, हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है ना, हमारे पास ऐसा मार्केट है ना प्रमोट करने की चीजें हैं। यहाँ हरियाली नहीं है, चीजें नहीं, कम है। तो जो भी चीजें है ना उनको बड़े हम संभाल के रखते हैं। और सोलर के लिए जमीन खूब सारी चाहिए, और अब तक हजारों बीघा जमीन एक्वायर हो चुकी और लोगों ने दी है। इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद हमारे बच्चों को तो बोरियां उठाने के लिए अहमदाबाद सूरत जाना पड़ता है, या फिर फौज में चले जाओ। ठंडी बाजरे की रोटी और उस पर थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी मिर्चों की चटनी और ये छाछ वगैरह मिल जाए तो उसके आगे फिर कोई भी डिश कोई मायने नहीं रखती। खोज कर यहाँ पे कि यहाँ पे तेल है, तो तेल के कुएं हैं। सोशल मीडिया पर युवा बहुत है, पर इस सब के बावजूद भी बाड़मेर की आवाज जहाँ पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचे। मुझे नहीं लगता। ये राजपूतों घरों में मांगते हैं, और इसलिए इन्हें मांगणियार भी कहते हैं। मर्द लोग वहां बैठते थे उस कोठड़ी में। तो जैसे कोई मेहमान भी आया है तो वो कोठड़ी में जाएगा, उसके घर में कोई एंट्री नहीं है। मुस्लिम एक मेजर कम्युनिटी है, बहुत बड़ी संख्या में है। उसके बावजूद आपको धार्मिक उन्माद, धर्म के आधार पर वोट कभी नहीं मांगे गए, ना कभी लिए गए, ना उन्होंने कभी दिए। हमारा जीवन अभाव होगा तो हर छोटी बड़ी चीज में गीत है। जैसे ये अंगूठी है तो इसका बीटी करके गीत है। एक ही परिवार में 30-40 लोगों का रहना बड़ी आम सी बात थी। हालत ये था कि वो डेयरियों पे आज भी लॉक लगाते हैं लोग, ताकि वो पानी चुरा नहीं ले। इसको आपके पूरी तरह से अगर दर्शन करने तो वो आपको बाड़मेर में मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा। कि राजस्थान कैसा होता है। पत्ते खाए, पत्ते खत्म हो गए तो डालियां खाई। तो ऐसा होने लगा था कि पूरे पूरे किलोमीटर तक कोई डाली नहीं दिखती थी। वो है जो संविधान में लिखा था ना, धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा। अगर उसे कहीं देखना है तो यहाँ आकर देखना चाहिए कि यहाँ कोई भेद नहीं है। अब तस्करी भी खूब होती थी, बॉर्डर खुले थे तो ये भी गलत काम भी होते थे। अब आप सोचो कि कौन जयपुर का तो महाराजा है, क्या तो उसको जरूरत है नौकरी करने की और अपनी जान हथेली पे रख के लड़ने की। फिर भी मतलब कर्तव्य कितना महान होता है, ये मैं सोचता हूँ क्षत्रिय से ज्यादा कौन जानता है। कि हमारे भी दर्द की कोई आवाज बने। तो ये 250 किलोमीटर का सफर था, और कहाँ ये 2500 किलोमीटर का सफर है। जितनी पंजाब की बात होती है, जितनी कश्मीर की बात होती है, उतनी हमारे थार की, हमारी जिंदगी की कोई बात नहीं करता। उन्होंने आपा नहीं खोया। हिंदू मुस्लिम भी थे तो बड़े आराम से रहे। या 47 में कोई इधर से उधर नहीं हुआ, बहुत रेयर था। या ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें ज्यादा रंग दिए नहीं, या हमारे यहाँ इतने फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। सेना के भरोसे नहीं छोड़ा कि खाली सेना आएगी और हम वो करेगी युद्ध। यहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने खुद युद्ध लड़े। ये बहुत खास बात है बाड़मेर की। गहरे पानी के गहरे लोग, तो जितना गहरा पानी उतने गहरे लोग। So hello and a very warm welcome to everybody who's watching the Urban Affair, and we are back with the second session of our Border Town series. And now we are back with the frontier district of Barmer, which is situated in the Thar Desert along the Indo-Pak border in the state of Rajasthan. And we have a very special guest today with us, who is fondly known as Thar Shri among the people of Barmer. हमारे साथ आज है महेंद्र सिंह तारातरा जी। महेंद्र जी, खैर मकदम है आपका हमारे बॉर्डर टाउन सीरीज में, और आज आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि क्या बोलता है बाड़मेर। तो वेलकम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बाड़मेर को चुना, और आपके माध्यम से हमारे यहाँ के बाड़मेर को सब देश दुनिया जान पाए। इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ बात करना मुनासिब समझा। तो हम आपको थोड़ा सा तारुफ देंगे अपने ऑडियंस को कि पहली बात तो ये कि महेंद्र जी एक बहुत ही एक्टिव
समाज सेवी हैं। ईडब्ल्यूएस सरलीकरण के मुद्दे पर ये बहुत एक्टिव रहे हैं। इतिहास के विकृतीकरण के खिलाफ ये बोलते रहे हैं, हमेशा मोर्चा संभाले रहते हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी इनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रही है मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म पर। उसके अलावा ये श्री क्षत्रिय युवक संघ और श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं और समाज के हर सामाजिक मसले पर ये हमेशा फ्रंट लाइन में हमें दिखाई देते हैं। बाड़मेर से हैं ये और इनके मार्फत ही आज हम अपने इस सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर को जानेंगे। तो महेंद्र सिंह जी, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, ये जो साफ़ा आपने पहना है ये बहुत अट्रैक्टिव है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमने सुना है कि राजस्थान का जो साफ़ा होता है वो एक इंसान की आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है, उसके प्रांत का, उसके सोशल स्टेटस का एक परिचायक होता है। तो बताइए आपके साफ़े से आपकी आइडेंटिटी कैसे झलक रही है? इसका जवाब तो मैं यूं देना चाहूंगा कि या ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें ज्यादा रंग दिए नहीं, या हमारे यहाँ इतने फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। तो इसलिए आप देखेंगे कि पुरुषों के चाहे परिधान हो, चाहे महिलाओं के परिधान हो, तो वो बड़े चटक रंगों वाले और रंगीन होते हैं। साफे बड़े रंग बिरंगे होंगे, महिलाएं जो भी कपड़े पहनेंगी वो बड़े चटक रंग होंगे। तो वैसे ये साफे हैं, और साफों की भी ये दिलचस्प बात है कि तो ये अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग साफे हैं। तो ये मैंने जो बांध रखा है, ये जैसे बाड़मेर का साफा है। पास में जैसलमेर है तो वहाँ का अलग साफा है। अगर जालोर चले जाएंगे तो वहाँ का अलग है, पाली का अलग है। और बाड़मेर में भी अंदर भी अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरियों पे साफे अलग अलग हैं। तो ये साफे पर्टिकुलर एक तो क्षेत्र का परिचय और पुराने टाइम में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका भी परिचय एक साथ का साथ में है। और साफा जैसे जोधपुर के साफे की आप बात कर लो तो वो कितना प्रसिद्ध है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी को पहनते हैं। तो जोधपुरी साफा अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। जी, क्या क्या बात है। साफ़ों पर तो आपने हमें थोड़ा-सा बता दिया। अब आपने बताया कि आपका साफ़ा बाड़मेर का ख़ास साफ़ा है, तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि आपका ठिकाना तारतरा है बाड़मेर में और बाड़मेर के आप पुराने बाशिंदे हैं। बताइए बाड़मेर से आपकी जड़ें कैसे जुड़ी हैं? इसके जुड़ाव के बारे में बताइए कैसा है? हाँ, बाड़मेर हमारा अपना है। हमें ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसका कारण ये है कि हमारा इससे रागात्मक संबंध है। और अगर पीछे जाएं, इतिहास की बात करें तो लगभग लगभग 800-900 साल का तो बिल्कुल प्रॉपर इतिहास हमारे पास है। जैसे अभी यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर जूना पड़ता है, वहाँ जूना फोर्ट है, किला है। तो जूना बाड़मेर वहीं था। एक बाहड़देव परमार हुए शासक, तो उन्होंने बाहड़देव ने भी बसाया था बाड़मेर, तो उन्हीं के नाम पर ये बाड़मेर नाम पड़ा है। ये तकरीबन 12वीं सदी की बात होगी। और और अच्छा खासा वो जूना है जो नगर है। जैसा अपन सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, पक्के मकान हैं और पक्की नालियां हैं, पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। बहुत ही सुंदर नगर था वो। जूना है और जूना के पास में किराड़ू भी है। जूना जो किला है तो बाहड़देव थे, बाहड़देव के बाद में जालोर से जो वहाँ के कानड़ देव थे शासक चौहान, तो उनका यहाँ आक्रमण हुआ और उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और परमारों को एज ए अपना सामंत रखा। तो ये शिलालेख में भी मिलता है। और कालांतर में जो मेरे पूर्वज हैं रावल मल्लनाथ जी, जो मुझसे 22वीं पीढ़ी में पढ़ते हैं, मैं उनकी 22वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। तो मल्लिनाथ जी के जो पोते थे लुंका जी, और उनके एक भाई थे मंडलक जी, उन्होंने फिर वहां आक्रमण करके उन परमारों से ये शासन छीना और राठौड़ राज्य की स्थापना करी जूना में। और फिर कालांतर में उन लुंका जी के जो पोते थे उन्होंने 1552 में यहाँ जो पर्टिकुलर अब बाड़मेर शहर है, रावत भीमा जी थे, उन्होंने फिर ये बाड़मेर नगर की यहाँ की स्थापना करी। और चूंकि मलिनाथ जी के सारे हम वंशज हैं, तो इस पूरे बेल्ट को मालानी भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र मालानी कहा जाता है, मलिनाथ जी के पीछे। और ये बड़े मेरे लिए यूं गर्व का विषय है कि मुझे ईश्वर ने ये अवसर दिया कि मैं उस कुल में पैदा हूँ। मलिनाथ जी
एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म लेते हैं और बहुत ही शूरवीरता दिखाते हैं और फिर उनकी शादी हुई रानी रूपादेवी जी से। जी। वो अगर आपने भक्तमती मीराबाई का नाम सुना हो तो उनके ही समकक्ष रही वो, और बड़ा उनका भक्ति में मन था और बड़ी उच्च कोटि की संत थी। और उसके बाद में राहुल मल्ल्या जी की उनकी शादी होने के और उनके प्रभाव से उन दोनों का ही कल्याण हुआ। और आज एक ऐसे व्यक्ति जो शूरवीर भी बहुत है और साथ के साथ उन्हें भक्ति भी इतनी है कि आज 700 साल बाद भी लोग उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी याद में मेले भरते हैं, उनके मंदिर हैं। तो ये बड़ी प्राउड फील करने वाली बात है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। तो ठीक है, बाड़मेर के इतिहास के साथ आपकी अपनी जड़ें भी जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है जानना। और अब क्योंकि आपका जुड़ाव यहाँ बाड़मेर से बहुत क्लोज है, ये बताइए महेंद्र जी कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते इसमें क्या चैलेंजेस आपने फील किए हैं? सरकारी भाषा में तो हमें बहुत सारी चीज़ें अखबारों से, मैगजीन से, मीडिया से मालूम चलती हैं, लेकिन यहाँ के लोकल होने के नाते आपको क्या लगता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का एक बाशिंदा होने के वजह से क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आम लोगों को? और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी जंगें हुई हैं उसका बाड़मेर ज़िले पर क्या असर पड़ा है इन जंगों का, और लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा है? हाँ, स्वाभाविक सी बात है। अगर यहाँ से देखें तो हम भारत का पहला जिला है। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोचें और नेगेटिव एस्पेक्ट सोचे तो हम आखिरी जिला है। और सरकारों ने हमें उसी तरीके से लिया कि ये देश का आखिरी जिला है और उसी तरीके से हमें कभी वेटेज मिला नहीं। ये तो 2008 के बाद में जो तेल की खोज होती है और उसके बाद का बाड़मेर अलग है, पर जो हमारे पुरखों ने, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी ने, हमारे बाप दादाओं ने जो संघर्ष करा है, जितना मुश्किल यहाँ जीवन जिया है, वो बड़ा कठिन जीवन था और कभी सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान दिया नहीं। क्योंकि बॉर्डर एरिया है और बहुत दूर है, जयपुर से बहुत दूर, हम 550 किलोमीटर, और दिल्ली से तो 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर। तो कोई क्यों सुने कि पड़ा है बाड़मेर है तो है, अपने क्या फर्क पड़ता है। तो बड़ा कष्टमय जीवन रहा यहाँ का। और चूंकि अच्छा। बॉर्डर पर है तो ये 1947 में जो बंटवारे हो जाते हैं और 65 और 71 का युद्ध के हम पूरे गवाह रहे। पर ऐसा जैसे बाकी जगह जो ये दिखाया जाता है ना, पार्टीशन का जो मामला रहता है, जैसे पाकिस्तान में लाशों की भरी हुई ट्रेन आ रही थी, यहाँ से ट्रेनें जा रही थी और बहुत ही दंगे फसाद, तो ये बड़ी ईश्वर की कृपा रही। यहाँ 1947 में हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बॉर्डर भी था पर बड़ी शांति रही। और क्योंकि एक वो बात है ना कि पानी बड़ा गहरा है और गहरे पानी के बड़े गहरे लोग हैं और बहुत ही संघर्ष करा है, बहुत ही कष्ट झेले हैं, बड़ा संयम है, बड़ा धीरज है और बहुत समझते हैं। और चूंकि कष्ट थे इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक भी झुकाव है, लगाव है, तो इसलिए उन्होंने आपा नहीं खोया। हिंदू मुस्लिम भी थे तो बड़े आराम से रहे। यहाँ 47 में कोई इधर से उधर नहीं हुआ, बहुत रेयर था। और चूंकि ये तो तारबंदी भी 1990 में जाके हुई है, उससे पहले तो बॉर्डर ही खुला था, तो लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, शादियां ब्याह हो रहे थे, ऐसी कोई वो तकलीफ वाली बात नहीं थी। 1990 के बाद बहुत ज्यादा यहाँ पर पाबंदियां लगी और लोग उसको समझ नहीं पाए। तो बॉर्डर के लोग यही था उनके कि भाई अपने घर के चारों तरफ तो अपने से बाढ़ होती नहीं, तो ये देश के चारों तरफ तो बाढ़ कौन ही करेगा। तो पर वो समझ नहीं पाया कि एक दिन बाढ़ हो जाएगी और आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर और तकलीफें हुई। यहाँ के जो सोडा है, राजपूत सोडा राजपूत है, मेघवाल है, उनको आने जाने में बड़ी दिक्कतें रही। और युद्ध की जो बात करें तो हम 1965 और 71 के तो गवाह रह ही रहे। तो 1965 के युद्ध में भी पाकिस्तान सेना, हमारा जो बॉर्डर है, तो यहाँ बॉर्डर के जो गांव है, केलनौर है, देदूसर है, यहाँ तक घुस के आ गई थी पूरी। तो और ये खास बात यहाँ की है कि यहाँ के जो लोगों में जीवटता बहुत है। एक तो अपनी धरती से बहुत प्रेम है और बहुत ही मजबूत लोग हैं, जिजीविषय वाले लोग हैं। तो सेना के भरोसे नहीं छोड़ा कि खाली सेना आएगी और हम वो करेगी युद्ध। यहाँ के जो ग्रामीण थे उन्होंने खुद युद्ध लड़े
ये बहुत खास बात है बाड़मेर की। तो पिछोटन के ठाकुर हेम सिंह हुए। जब ये 1965 का युद्ध होता है, सेनाएं, पाकिस्तान की सेना अंदर आती है, तो वो खुद अपने 20-25 बंदूकधारी लड़ाकों के साथ डटते हैं और 2 दिन तक सेना को रोकते हैं। और जब तक फिर 3 पैरा की, जो 3 गार्ड की आ जाती है सेना, और फिर वो उनको रोकती है। उसमें 20-25 पाकिस्तान के सैनिक मारे जाते हैं, 5 एक अपने यहाँ के जवान शहीद होते हैं। ऐसा कैसे? ये तो इस तरफ चौटन का एरिया हो गया। अगर गडरा साइड जाएंगे तो वहां पर भी पाकिस्तान सेनाएं घुसी और वहां पर भीम सिंह जी सोढ़ा थे, सुंदरा के। तो उन्होंने ऐसे कैसे ग्रामीणों को साथ में लेके और मोर्चा संभाला और सेना का बहुत सहयोग करा। तो उन्हें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर का सम्मान भी दिया गया। और उनके इस कृत्य के कारण, उनके इस योगदान के कारण उन्हें या सिरोही में सुमेरपुर के पास में सैकड़ों बीघा जमीन भी दी गई। तो 1965 के युद्ध का हम पूरे पूरे गवाह हैं। और यहाँ तक कि और भी युवा नहीं होगा, ये भारतीय जो रेलवे है, जी वो युद्ध में भाग लिया। वो ये भी शायद एक इकलौती घटना होगी अपने देश में, क्योंकि बाड़मेर हेडक्वार्टर से गडरा तक और ये सप्लाई होती थी बारूद की। और रेलगाड़ी पर पूरी बमबारियां हुई, पर वो बमबारियों को सहते हुए भी रेलवे के जो कार्मिक थे, उन्होंने पूरी बारूद की सप्लाई करी। और इस दौरान 19 जो रेलवे कर्मचारी थे वो शहीद हुए। ये पहली बार होगी। और उसमें जो प्रताप चंद भार्गव करके थे, जो ट्रेन चला रहे थे, तो उन्हें शांति काल का जो अशोक चक्र होता है वो दिया गया। शायद वो पहले सिविलियन होंगे जिनको ये अशोक चक्र दिया गया होगा। और इनकी याद में वहाँ गडरा में मेला भी भरता है, रेलवे के शहीदों की याद में। अच्छा तो 1965 हुआ, फिर वापस थोड़े बहुत शांति हुई, फिर 1971 होता है। जी तो 1971 में भी ऐसे कैसे हमारे बाकासर के जो बलवंत सिंह जी बाकासर थे, यूं कहनो के वो डकैत थे, पर वो उनकी छवि यहाँ के आधुनिक रॉबिन हुड की छवि थी। बहुत ही यहाँ से वाकिफ थे चीजों से, और उन्होंने आगे चढ़ के पूरी सेना का जबरदस्त सहयोग किया। वो सिंध के पूरे क्षेत्र से वाकिफ थे और यहाँ की पूरी भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ थे। तो बलवंत सिंह जी बाकासर का बड़ा योगदान रहा। और फिर एक देवी सिंह जी सोढ़ा थे, तो वो पुलिस में थे, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा। फिर उन्हें संग्राम मेडल से नवाजा गया। जी एक चतर सिंह जी भी थे, और उनके साथ साथ और भी सारे ग्रामीण जितने भी थे, उन सबका बड़ा सहयोग रहा। तो यहाँ हमारे जसोल के एक जनरल हणुत हुए, जी जनरल हणुत सिंह। तो उन्हें संत जनरल भी कहा जाता है। हाँ, जो बैटल ऑफ बसंतर के हीरो थे 1971 में, जो बैटल ऑफ बसंतर होती है, तो उसके वो जनरल हणुत हीरो थे। और किताबों में पढ़ाया जाता है, जो भी टैंक्स को लेकर उनकी जो जानकारी है, वो आर्मी में आज भी हणुत सिंह की लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ाई जाती है। उन्हें भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना का जो परम विशिष्ट मेडल होता है, उनको वो भी मिला। और जब रिटायरमेंट हुए तब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में आए। देहरादून में वो रहे, और ताउम्र वो उन्होंने शादी भी नहीं करी, और बहुत ही आध्यात्मिक उनका जीवन रहा। उच्च कोटि के संत हुए, और संत जनरल उनको कहते थे। और अभी उनकी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई। तो हमारे बाड़मेर में भी आर्मी का जो गेट है उसके आगे उनकी प्रतिमा है। और सेना ने भी उनके सम्मान में उनकी जो ढाणी है जसोल में, वहाँ एक टैंक रखवाया है। तो ऐसे जनरल हणुत हुई हो, तो ऐसे ही मालानी की हमारी धरतियां, जैसे ऐसे महापुरुष हो। और उस दौरान जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे भवानी सिंह जी, जो जयपुर के महाराजा थे, सवाई भवानी सिंह, जो 10 पैरा के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कमांडर थे, तो वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे। और उन्होंने भी बड़ा अद्भुत साहस दिखाया, और इस वजह से उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और उनके बारे में भी खास बात है कि वो सैलरी के रूप में खाली 1 रुपया लेते थे। अब आप सोचो कि कौन जयपुर का तो महाराजा है, क्या तो उसको जरूरत है नौकरी करने की और अपनी जान हथेली पे रख के लड़ने की। फिर भी मतलब कर्तव्य कितना महान होता है, ये मैं सोचता हूँ क्षत्रिय से ज्यादा कौन जानता है। हाँ, फिर भी चलो लोकतंत्र में जो विडम्बनाएं है वो तो है ही है, पर ये साक्षात उदाहरण है कि सब कुछ होने के बाद में, आजादी के इतने सालों के बाद भी, एक महाराजा मोर्चे पे लड़ता है, मात्र 1 रुपए सैलरी लेके लड़ता है, भिड़ता है।
तो वो भवानी सिंह जी का और बलवंत सिंह जी का और इन सबका जो योग था, तो 1971 के युद्ध में भी, और हम छाछों तक चले गए थे। पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके छाछों तक चले गए थे, और वहां के 100 से अधिक गांवों पर कब्जा हो गया था। वहां के सभी थानों पर भारतीय सेना कब्जा हो गया था। और ये बाद में जो शिमला समझौता होता है उसमें वापस जमीन दे दी गई। तो युद्धों के हम बड़े नजदीक से देखा है, और हर गांव हमारा वाकिफ है। ये बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर भी गोले बारूद पड़े थे, उनके अब भी निशान यहाँ पर पड़े हैं कि किस प्रकार से हमले हुए थे। तो युद्धों का वो बड़ा असर है, लोग बड़े जीवट वाले, बहुत ही संघर्ष प्रिय, और घबराते नहीं है कि ठीक है, कितना जुल्म करेगी प्रकृति, कर लो। तो ये मोटा मोटी बॉर्डर जीवन है, बड़ा संघर्ष तो बहुत है ये, पर फिर भी लोग हिम्मत वाले बहुत हैं। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि जंग से 2-4 होते हैं बॉर्डर के जो बाशिंदे हैं, बहुत क्लोज़ली देखते हैं और ज़ाहिर-सी बात है डर के साए में भी रहते ही होंगे। महीन साहब, एक बात बताइए कि आजकल थार एक्सप्रेस को रिवाइव करने की जो माँग है, वो बाड़मेर क्षेत्र के पॉलिटिकल लीडरशिप से दोबारा उठ रही है। तो थार एक्सप्रेस का क्या लिंकेज रहा है बाड़मेर से, और इसको रिवाइव करने की जो माँग है, उसके पीछे की क्या वजह है? थार एक्सप्रेस का भी बड़ा ही रोचक सा किस्सा है। जब आजादी नहीं थी, तब बॉम्बे से लेके कराची तक एक ट्रेन चलती थी। 1901 से चलती थी ट्रेन, और पूरा रेलवे ट्रैक था, और वो कंटिन्यू था। बीच में डिसकंटिन्यू हुआ, तो फिर वो जोधपुर से कराची तक चलती थी, और उसे सिंध में राजा की रेल बोलते थे कि राजा की रेल है। और फिर 1965 के जो युद्ध हुआ, उसमें पूरा का पूरा इनके जो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे, उन्होंने वो पूरा ट्रैक ही उखाड़ दिया, तो वो फिर बंद हो गया। और 1990 में फिर बॉर्डर ही सील हो गया। तो फिर लोग आए जाए कहाँ से? वाघा बॉर्डर तो खुला था, तो वाघा बॉर्डर से आना जाना था, जी। पर यहाँ के लिए नहीं था। तो यहाँ हमारे यहाँ के जय जन्म जसवंत सिंह जसोल है, जो जी। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री रहे। तो जी, जी। उनके और सभी प्रयासों से, वहाँ उस वक्त नवाज शरीफ थे शायद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो उनके प्रयासों से हुआ कि यहाँ के जो बॉर्डर के एरिया है, लोग हैं, उनके आने जाने की सहूलियत होनी चाहिए। क्योंकि हकीकत आप माने तो हमें जितनी रोशनी मिलनी चाहिए, हमारी जितनी बात होनी चाहिए, उतनी हुई नहीं। जी। जितनी पंजाब की बात होती है, जितनी कश्मीर की बात होती है, उतनी हमारे थार की, हमारी जिंदगी कोई बात नहीं करता। तब अब दूसरा, जैसे अब उनको शादी संबंध के लिए अब ये दिक्कत है, अपनी बिरादरी में कर नहीं सकते। अब सोडा है तो सोडो में शादी हो नहीं सकती, बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ उनकी राठौड़ों में, भाटियों में शादियां होंगी। तो इसके लिए वो थार एक्सप्रेस एक बहुत ही सुगम रास्ता था। और 2006, तकरीबन 41 साल बाद ये थार एक्सप्रेस शुरू हुई, और यहाँ वाले लोगों के लिए बड़ी संजीवनी साबित हुई। हुँ। तो यहाँ जो हमारा आखिरी स्टेशन था मुनाबाव, जोधपुर से ट्रेन चलती थी, और यहाँ जी। मुनाबाव तक आती थी, और एक जीरो पॉइंट करके इन्होंने स्टेशन बना रखा, उसके आगे खोखरा पार। जी। जी। तो वहां से एक्सचेंज करते थे ट्रेन को। तो बड़ा आसान था, लोग आते थे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और नॉन जी। स्टॉप थी। उतरना जोधपुर पड़ता था, फिर जोधपुर से बाड़मेर, जैसलमेर, आपको जहाँ जाना है आप चले जाएं। और अच्छा। सिंध के जो बासिंदे हैं, खोखरा पार के हैं, मीरपुर खास के हैं, तो बड़ी इजीली यहाँ आ हुँ। जा सकते थे। अच्छा। पर फिर 2019 में ही बंद हो गई। जी। आपस में अपने भारत और पाकिस्तान की टेंशन हुई, तो टेंशन निकालनी बंद हो गई। तब इसका रिजल्ट ये है कि अब जैसे किसी सिंध वाले व्यक्ति को अगर यहाँ बाड़मेर आना है, तो पहले तो हुँ। लाहौर जाए, अटारी जाए, जी। वाघा जी। बॉर्डर क्रॉस करे, और जी। वहां से अमृतसर होता हुआ, दिल्ली होता हुआ, फिर भटकता भटकता बाड़मेर पहुंचे। तो तकरीबन तकरीबन 2500 किलोमीटर का सफर होता है। और जी। वाघा बॉर्डर पर 3-3 किलोमीटर पैदल चलना, वो अलग जुल्म है। और कहाँ तो ये 250 किलोमीटर का सफर था, और कहाँ ये 2500 किलोमीटर का सफर है। हुँ। ठीक है ना? तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और अब पूरा सिस्टम आपने रोक दिया। सोडा जो है वो यहाँ बेटियों की शादियां करवाने आते हैं। तो आप सोचो, वास्तव में एक, अगर भावना की बात करें, प्रेशर की बात करें,
तो मान लो 2 बेटियां लेके आए, 2 बेटे लेके आए इंडिया, बड़ी मुश्किल से वीजा मिला है, महीने भर का वीजा मिला है। अब महीने भर में उनको अच्छे लड़के ढूंढने हैं, संबंध ढूंढना है, शादी करनी है, वापस लौटना है। अब आप महीने भर में कैसे तो लड़का ढूंढा जाए, कैसे शादी करी जाए, फिर वापस भी जाना है। एक समय की तलवार लटकती रहती है। कभी और टेंशन होती है, बिल्कुल बंद कर देते हैं तो पति यहाँ रह जाता है, पत्नी वहां रह जाती है। कभी कभी स्थिति ये होती है कि बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग, उनकी डेथ हो जाती है, आप उनकी डेथ पर नहीं जा सकते। 20-20 साल गुजर जाते हैं, बहन अपने भाई का चेहरा नहीं देख पाती। तो ये बहुत यहाँ की कंडीशन है खराब। और इसकी कोई सुध बुध लेने वाला हो, आपके माध्यम से भी कहीं बात पहुंचे, हमारी भी कोई सुने। प्रयास तो कर रहे हैं, हिंदू की छोटा है वो इसमें अच्छा प्रयास करते हैं। और अभी जो सीएई आया है, जो नया कानून, उसके माध्यम से भी नागरिकता मिलती है। पर बड़ा पेचीदा काम है अभी, वहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं और जो इस दर्द को भुगत रहे हैं। वैसे तो वहाँ सुखी है छोटा, सारे हैं जो वहाँ बड़े, नहरी पानी है, सिंधु नदी का पानी लगता है और अच्छी फसलें होती है। और बेचारों को वहां जब, क्योंकि 1947 में तो आए नहीं, पर 65 और 71 का युद्ध होता है, 1999 कारगिल होता है, और फिर जैसे अमरकोट को उमरकोट कर देते हैं, तब उनकी मंशा तो समझ में आती है। जी जी तो तब वो धीरे धीरे पलायन हो रहा है। तो 1965 से जो पलायन शुरू हुआ है, तो ये चला ही आ रहा है। अब तक लोग, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, और इनको अलग अलग बसें भी हैं, जैसे बाड़मेर जैसलमेर भी बसे हुए हैं, जोधपुर में भी है, और बीकानेर के बज्जू में भी है, गुजरात के कच्छ भुज में भी हैं। अलग अलग इलाकों में लोग बसे हुए हैं, आ ही रहे हैं। और उनके लिए मुझे तो बड़ा दुख होता है कि कहाँ तो वहाँ वो जागीरदार जैसे रहते हैं, उनके नहरी पानी है, सैकड़ों बीघा जमीन है, और यहाँ आकर उन्हें 10-12 हज़ार की नौकरी करनी पड़ती है। तो बड़ा जुल्म रहता है। पर अभी ये है जो है, उसे क्या कर रही, बॉर्डर की दिक्कतें हैं, और दिक्कतों को भी आवाज कोई नहीं दे रहा कि अभी इतनी तकलीफ है। अगर ये चाहे तो थोड़ा इसको आसान बनाया जा सकता है किसी भी प्रकार से, कि हमारे भी दर्द की कोई आवाज बने। और सिंध में भी लोग बसते हैं, या थार में भी लोग बसते हैं, तो हमारा तो बड़ा आना जाना, 1990 तक तो हम बड़े आसानी से आते जाते थे, और बहुत ही रागात्मक संबंध। अब तक भी इतनी चीजें, और आना जाना, ऊनी कपड़े हमारे सारे पाकिस्तान से आते थे, और बड़े अच्छे होते थे। और मुझे याद है, जो सुपारी आती है, एक टेस्टी सुपारी बोलते थे, तो उसे अब भी कहते हैं पाकिस्तान की सुपारी, वो बड़ी प्यारी होती थी। और एक मिर्जा मिर्जा कंपनी के सैंडल आते थे, तो वो लोग बहुत ही शौक से पहनते थे, और बड़े अच्छे होते थे। और पॉलिस्टर कपड़ा बड़ा अच्छा होता था। चांदी और तस्करी भी खूब होती थी, बॉर्डर खुले थे, तो ये भी गलत काम भी होते थे, और यहाँ से भी चीजें जाती ही थी। पर बड़ा अच्छा सिस्टम था। पर ये थार एक्सप्रेस के बंद होने से ये बड़ा नुकसान है। और कहीं हमारी आवाज जो पहुंचती हो, तो उस वीकली ट्रेन को फिर से शुरू किया जाए। और हमारा एरिया वैसे ही बहुत शांत रहा है, इन तमाम युद्धों के बावजूद हमने बहुत धीरज दिखाया है, और बहुत ही धार्मिक रूप से सहिष्णु है। जो संविधान में लिखा आता है ना, धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा, अगर उसे कहीं देखना है तो यहाँ आकर देखना चाहिए कि यहाँ कोई भेद नहीं है। और ये थार एक्सप्रेस की और ये बात है। जी बेहतरीन। एक तो सोडा राजपूतों की व्यथा इस चीज़ से भी झलकती है कि उनको वीज़ा देने में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत आनाकानी कर रही है, कुछ को तो ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी इस तरह से कोई इनिशिएटिव लिए नहीं है। और खैर, बाड़मेर के लोगों की जीवटता जो है वो तो बरकरार है। तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी मुताल्लिक है कि बाड़मेर के लोगों का लोक जीवन जो है वो किस तरह का है, लोग किस तरह से रहते हैं, क्या रीति रिवाज हैं, क्या तीज त्योहार मनाते हैं, कैसी इनकी जिंदगी चलती है? महिम साहब। वो तो मैंने एक पहले भी आपको निवेदन करा कि जैसे गहरे पानी के गहरे लोग, तो हमारे पानी बहुत गहरा है। अगर ट्यूबवेल गहरा है तो पानी 400-500 हज़ार फीट में मिलता है। तो जितना गहरा पानी उतने गहरे लोग। और बहुत ही धीरज के, बहुत ही संतोषी, क्योंकि इतने काल पड़ते थे, अकाल पड़ते थे, और ज्यादा कुछ आवक के साधन थे नहीं। पूरी तरह से पशुपालन और बारिश से होने वाली कृषि पर निर्भर था सारा सिस्टम। तो संचय करना बहुत ही कम चीजों में अपना
जीवन यापन करना, हर चीज की कीमत समझनी, तो वो रहा ही है हमारे यहाँ पर। वो हमारे फिर स्वभाव में आ गया, हर चीज की कदर करनी, हर छोटी से छोटी चीज को वैल्यू देना। तो वो हमारे में है। और जो संघर्ष करने की बात और जो शारीरिक रूप से जो बलिष्ठता नजर आती है, ये सब बातें हमें प्रकृति ने सिखाई है। समय के साथ धीरे 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 हम लोग यहाँ से सीखे ही हैं। जैसे मैंने साफा भी पहन रखा है, तो पुराने टाइम में साफा ही पहनते इसलिए थे कि भाई लोटा भी साथ में ले होता था, तो कहीं अगर प्यास लगे तो साफे में जैसे लोटा या बांध लिया जाए और किसी कुएं में से पानी भर के पी लिया जाए, क्योंकि ऐसे प्याऊ और ये तो होते नहीं थे। छपना काल यहाँ का बड़ा फेमस है। उसको उस दौरान मतलब पूरी बारिश नहीं हुई और लोग पेड़ों की छाले खाने को मजबूर हुए। और तकरीबन बताते हैं राजस्थान में 10 लाख लोगों की मौत हुई और लोग भूखे मर मर के मरे। एक की चिता को आग लगा के आते ही नहीं थे कि दूसरी चार तैयार होती थी। वो छपना काल भी लोगों ने देखा, संघर्ष करा, पूरे लोग के लोग खत्म हो गए। और पेड़ों की मतलब छाल खाई और बेर खाए, बेर फिर गुठलियां बची तो गुठलियों का चूर्ण बनाकर पानी मिलाकर खाया। फिर पेड़ों के पत्ते खाए, पत्ते खत्म हो गए तो डालियां खाई। तो ऐसा होने लगा था कि पूरे पूरे किलोमीटर किलोमीटर तक कोई डाली नहीं दिखती थी। तो वो छपना काल बहुत था और उस वक्त अंग्रेजों का भी शासन था और यहाँ जो राजे रजवाड़े थे तो उन्होंने भी खूब काम करवाए उस काल के दौरान ताकि लोगों को खाना मिले। तो ये उम्मेद भवन पैलेस आप जोधपुर में देखते हैं तो ये भी किसी काल में जो लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ काम दिया उसका ये बेहतरीन नमूना है। तो उस काल में और उसके बाद में लोग फिर लेके आए कि अगर मान लो ऐसा अगर काल पड़ेगा तो क्या करेंगे। तो उसके बाद में बावड़िया है, फूड का स्टोरेज है, ये लोगों के दिमाग में बाद में आया कि भाई ऐसा भी हो सकता है और फिर उसके लिए हम क्या करें। तो राजे रजवाड़ों ने भी वो सोचा, अंग्रेजों के सिस्टम ने भी वो सोचा। तो ये छपना काल भी अपने आप में ये बात की जा सकती है। और तो ऐसे बहुत ही जीवटता भरा जीवन। और अगर परंपराओं की बात करें तो एक बात है ना कि जैसे मान लो कोई यहाँ कोई दूसरे ग्रह से जो कोई प्राणी आ जाए धरती पर तो उसे भारत को जरूर देखना चाहिए। और अगर कोई भारत आ जाए तो उसे राजस्थान को जरूर देखना चाहिए। और फिर कोई राजस्थानी आ जाए तो उसे मारवाड़ को जरूर देखना चाहिए। और मारवाड़ में भी अगर आपको शुद्ध रूप से अगर राजस्थान के दर्शन करने हैं कि राजस्थान कैसा है तो ये आपको जयपुर कोटा में उदयपुर में फिर भी वहां नजर नहीं आएगा। इसको आपके पूरी तरह से अगर दर्शन करने हैं तो वो आपको बाड़मेर में मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा कि राजस्थान कैसा होता है। बड़े पारंपरिक लोग हैं और मान्यताओं को निभाने वाले। शिक्षा का स्तर जो कम रहा पर बहुत खुश लोग हैं, अभाव में जीवन जीने वाले, हारते थकते नहीं है। और शादी ब्याह की बात करें तो अब तो फिर भी ये मैं 2008 के बाद के बाड़मेर की बात कर ही नहीं रहा, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो बारातें भी जाती थी। तो मेरे जैसे पिताजी की जो बारात गई तो वो वहाँ 7 दिन तक रुकी थी। और और दो तीन दिन बारात रुकना तो बड़ा आम था अब तक भी। और मेहमान नवाजी के हम मतलब आपके विशेषज्ञ हैं और लोगों को देख के खुश होते हैं। और एक ही परिवार में 30 40 लोगों का रहना बड़ी आम सी बात थी। और पहनावा है तो फैशन को लेकर आप देखें तो पोशाकें हैं, राजपूती जो पोशाक है ये सुंदरतम पोशाक है। और ये भी धीरे धीरे डेवलप होके बनी है, आप सोचें एकदम से नहीं बनी है। और आज ये पूरे इंडिया में राजपूती पोशाक बहुत फेमस है। और बाकी जो लोग पहनते हैं, जो हम धोती पहनते हैं, बाकी जगह हमारे यहाँ तेवटा पहनते हैं और ऊपर कमीज पहनते हैं जो मैंने पहन रखा है, जो ऐसा साफा पहनते हैं। साफे भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जातियों के भी अलग अलग साफे। मुझे याद है कि हम सभी जाति के लोग बहुत ही प्यार से, और गांव में तो गांव में ऐसा नहीं होता था कि जाति की बात है कि ये मेरा आदमी है, ये पर्टिकुलरली मान लो मेरा सुथार है, मेरा लोहार है, ये मेरा व्यक्ति है। तो उसके लिए फिर सामने भाई भी क्यों ना वो झगड़ते थे इतना प्यार से। हमारे तो पूरे ढाणी में पास ही पूरे जाटों के घर हैं, तो हम वहाँ जाते थे, उनके वहाँ राबड़ी बनती थी। मेरे जीसा वगैरह याद है, वो वहाँ की राबड़ी खाते थे।
और उनके सारे बच्चे हमारे यहाँ खेलते थे। हम्म, और मुझे याद नहीं 2000 से पहले कभी हमारे गांव में पुलिस आई हो। सारी पंचायतें हमारे दाता हो गए, गांव के मुख्य लोग हो गए, तो उन्होंने निपटाई। कोई जरूरत नहीं थी, कोई केस मुकदमे नहीं होते थे। बहुत ही अच्छे से रहते थे, विश्वास करते थे एक दूसरे का। बहुत ही मतलब जी गहराई भरा जीवन। और महिलाओं का है तो महिला मुश्किल रहा, क्योंकि रोटियां बनानी है इतनी सारी, आपको पूरा घर का काम करना है, लंबा चौड़ा परिवार है, और उसके बाद में इतनी मर्यादाएं, इतने पर्दे हैं। महिलाओं की, हमारे यहाँ की महिलाओं को तो धन्यवाद बनता ही, उनके त्याग के आगे कोई बात नहीं है। और फिर बड़ा पारंपरिक सा है। तीज त्योहारों की बात करें तो होली दिवाली से भी ज्यादा तीज का महत्व है। तीज का त्योहार बड़े उल्लास से मनाते हैं। तीजनिया जो है औरतें, वो एक पेड़ पे झूला बांधती हैं, झूला झूलती हैं। और त्योहार बड़ा उल्लास से मनाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इतने रंग दिए नहीं थे ना। तो छोटे मोटे एक हाली अमावस्या होती है, तो जिस दिन खेत शुरू करते थे बुआई, तब वो हाली अमावस्या के लोग देखते थे, शगुन देखते थे कि बारिश होगी कि नहीं बारिश होगी। एक शीतला सप्तमी का भी त्योहार मनाते हैं। उसमें एक रात पहले खाना बन जाता है, नेक्स्ट डे सब लोग ठंडा खाना खाते हैं। हाँ। और बड़े सौहार्द से, प्रेम से सारे लोग रहते थे। प्रकृति ने जो भी कष्ट दिए थे, सहन करने की शक्तियां, तो बड़े लोग धीरज वाले। तो इस प्रकार की तीज त्योहार होते हैं। जी आपने अभी जिक्र किया कि सब लोग मिलकर रहते थे, 36 गांवों में एक बड़ा ही सामंजस्य था। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कल्चरल एम्बेसडर अगर हम कहें थार के, तो वो मांगनियार हैं, जिन्होंने दुनिया भर में जाकर थार को रिप्रेजेंट किया है। तो मांगनियारों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी समाजिक के बारे में थोड़ा बताइए। कैसा इनका रहन सहन है, क्या इनके कल्चरली किस तरह का इंक्लिनेशन है। नो डाउट, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही। और बामणियारों की वजह से ये हमारे यहाँ की जो लोक संस्कृति है, हमारा लोक संगीत है, ये बचा हुआ भी है और ये विश्व प्रसिद्ध भी हुआ। तो इनका सच में बहुत बड़ा इनका रोल है। यार ये बेसिकली मुस्लिम है, अगर उनका धर्म पूछोगे तो धर्म इनका मुस्लिम है। पर हमारे घरों में बच्चा जन्म लेने से लेके, उसकी शादी होने से लेके, उसकी मृत्यु तक, हर चीज में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। भाई मंगनियार होगा तो ये काम होगा। हाँ। ये तो आप सोच, राजपूत घरों की बात कर रहे हैं आप, या समाज में सब तबकों में ऐसा ही होता है। नहीं, मोटा मोटी राजपूत घरों की बात, चारणों घरों की बात। अच्छा और राजपूतों के ही संयोग से, संरक्षण से इनका जीवन था। जी हाँ। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक मुस्लिम धर्म से रिलेटेड व्यक्ति हिंदुओं के हर वार त्योहार में, औरतें जब घूमर करती थी तो भी उनके वो ढोलन जी बीच में बैठ के ढोल बजाते थे, और तब वो गोल गोल घूम के घूमर करती थी। हर शादी में उनके गीत, जन्म पर वही गीत गाएं, और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तब भी वो उस राग वाला ढोल बजा के वो मंगनियार साथ में चलेगा, वो 12 दिन वहां बैठता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जो ये आपस में लड़ाने की कोशिशें करते हैं, तो उनको यहाँ से सीखना चाहिए। तो इतनी, क्योंकि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ, इतनी बारिश नहीं होती थी, और रेवेन्यू के और कोई साधन नहीं थे, तो जीवन बड़ा कष्टमय था, और खाने को भी बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष में आप देखें, जब मैंने कहा कि हमारे घरों में 50-50 लोग होते थे, तो 50 लोगों में हमारा घर तो होता ही था, राणा राजपूत भी साथ में, ये मंगनियार भी साथ में, ये सब रहते थे। तब इतने सब लोगों की भोजन की व्यवस्था करना, आय के कोई साधन नहीं थे, उसके बावजूद इन सबको अपने परिवार की तरह रखा। तो वो एक बॉन्डिंग है ना, वो बड़ी गजब की बॉन्डिंग है। और आज भी इनके जीवन का आधार यही है कि ये राजपूतों घरों में मांगते हैं, और इसलिए इन्हें मांगनियार भी कहते हैं। तो वहीं से इनका घर चलता है। इनके घर में जो कोई शादी हो, कोई अगर शौक हो, तो उनके अगर कुछ भी दहेज वहेज की व्यवस्था करना है, और मृत्यु के ऊपर इनका वो जो चालीसा वगैरह होता है वो करना है, तो वो सब हम लोग करते हैं पूरी तरीके से।
हम लोग माने जो इनके जजमान है, मान लो हम लोग माने जो हम राजपूत हैं, तो हर अच्छा ठीक हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक और ये पूरे राजस्थान में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बाड़मेर में, जैसलमेर में और सिंध में, ये मोटा मोटी आपको इन जगहों पर ही मंगड़ियार मिलेंगे, बाकी जगह सब जगह नहीं है। ठीक और हमारे पुरखे जैसे भी थे, इतने स्टाइलिश नहीं होंगे, इतने किले महल हमारे यहाँ नहीं होंगे, पर दिल उनका बहुत बड़ा था और सबको साथ लेकर चले। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है धार्मिक सहिष्णुता का। और हमारे गांव में भी मंगड़ियार एक रीजू खान, तो उसका जो बेटा है, तो उसका नाम हमारे यहाँ मोहनपुरी जी एक संत हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि भी क्या नाम रखें, तो उन्होंने कहा भी इसका नाम श्याम रखो, तो उसका नाम श्याम रखा है। अब आप देखें, एक मुस्लिम बच्चा है, उसका नाम श्याम है, तो ये कितनी बढ़िया बात है। और फिर जो, ये तो वो बात रही हमारे जुड़ाव की, और फिर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने ऐसे ऐसे गीत रचे, और पूरे के पूरे इनके जो गीत है राग आधारित है, कि भी कैसा मौसम, कैसा समय, उसके अनुकूल उस राग में ये लोग गीत गाते हैं। जी और बहुत ही क्लासिकल संगीत है इनका। पहले जब तक ये चीजें लाइमलाइट में नहीं आई थी, तब तक लोगों को पता नहीं था, पर जब लोग ये विश्व पटल पर आए, तब पूरी दुनिया ने इन्हें सराहा कि इतनी शानदार प्रतिभाएं कहाँ छुपी हुई थी। और गीत तो ऐसे ही है, हमारा जीवन अनुभव होगा, तो हर छोटी बड़ी चीज में गीत है। जैसे ये अंगूठी है, तो इसका बीटी करके गीत है। तो कोई अपन डोरा पहन लेते हैं, तो डोरे का गीत है। ऊंट है, तो ऊंट का गीत है। जब काल पड़ गया तो काल का गीत है। बारिश का गीत है, ठीक है। अब कंगा है, तो कांगसी का गीत है। विदाई के गीत हैं, शादी के गीत हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी वंशावलियां ये लोग गाते हैं। तो ये जी एक बहुत अच्छा लोग हैं जिनके पास हमारे सुरक्षित हैं, उनको मुख जबानी याद है। मुझे शायद जी अपनी 23वीं पीढ़ी मिलना जी तक पीढ़ियां याद होंगी, पर इन लोगों को राव सिंह जी तक याद होंगी। तो ये दोहे बोलते हैं, तो मंगड़ियार नो डाउट अपने ब्रांड एम्बेसडर तो हैं, और इनकी वजह से, और जो ये हमारा पहनावा है, पर इन लोगों ने पूरे संसार में ये फैलाया कि बाड़मेर का पहनावा कैसा, बाड़मेर का लोक संगीत कैसा। और लोक संगीत में सारी हमारी हिस्ट्री की बातें हैं, जो भी शूरवीर हुए उनकी बातें हैं, उनकी गाथाएं हैं। और बहुत ही प्यारा संगीत है। और मंगड़ियारों का हमारे बाड़मेर में के सांस्कृतिक रूप से जो इन्होंने परिपक्वता प्रदान की है, हमें विश्व पटल पर जो मान सम्मान दिलाया है, तो उसका इनका बेहतरीन योगदान। जी अच्छा, आपने अभी बात की मांगनियारों के संगीत की, तो अपने कुछ फेवरेट गाने बताइए जो मांगनियार गाते रहे हैं ट्रेडिशनली। गाना तो जैसे एक डोरा करे गाना है, डोरा गाना जैसे विदाई पे गाया जाता है, पर वो जब गाना बजता था, तो बुजुर्ग औरतें भी अपने ससुराल में बैठ के उनकी आंखों में पानी आते थे, उनको याद आती थी। तो वो डोरा गाना वो बड़ा अच्छा है। और एक जो ऊंट को यहाँ करसड़िया बोलते हैं, अच्छा ऊंट को, तो उस करसड़िया जो गाना है, तो वो जो औरत है वो अपने ससुराल में बैठी हुई गीत गाती है कि भाई अपने भाई को बुलाती है कि तू आ, और ऊंट पे बैठ के आके, ऊंट की टांगे बड़ी लंबी होती है, तो इस रेगिस्तान को मरुस्थल को क्रॉस करके जल्दी आ, और सावन आ गया है, तो मुझे तू अपने पियर लेके चल। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं यार, मतलब, और सारे ही अच्छे लगते हैं, इसमें कोई नहीं कर सकते, पर फिर भी एक दो गाने ये बहुत ज्यादा अच्छे। क्या बात है। तो महेंद्र सिंह जी, आप पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी मुद्दों पे आप मुखर रहते हैं, मीडिया में भी आप बाइट देते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है, बाड़मेर जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय है, बाड़मेर के लोग बहुत सक्रिय रहते हैं राजनीति में। और अगर हम कहें कि बाड़मेर जो है वो राजस्थान की राजनीति का भाग्य विधाता है या उसका पॉलिटिकल न्यूक्लियस है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। तो वजह क्या है कि बाड़मेर के लोग इतने पॉलिटिकली एक्टिव हैं, इसकी क्या कहानी है? ये जहां तक मैं समझ पाया हूँ, 2014 से पहले तो इतना करंट नहीं रहा होगा,
और हमारे यहाँ का वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम था, लोग वोट डालने नहीं आते थे और इतनी जागरूकता अवेयरनेस थी, महिलाएं तो बिल्कुल वोट नहीं करती थी। और अगर कास्ट वाइज देखें तो राजपूत, मेघवाड़, मुस्लिम और जाट, ये 4 मेजर कम्युनिटीज यहाँ रहती है। जी और मैं फिर यहाँ वापस वो बात दोहराऊंगा कि जो यहाँ पे मुस्लिम एक मेजर कम्युनिटी है, बहुत बड़ी संख्या में है, उसके बावजूद आपको धार्मिक उन्माद, धर्म के आधार पर वोट कभी नहीं मांगे गए, ना कभी लिए गए, ना उन्होंने कभी दिए। जी तो वो बिल्कुल नजर नहीं आता। इवन हमें उनसे ज्यादा आप कभी कभी दिए हैं तो मुसलमानों ने हमें भी वोट दिए ही हैं, जबकि बीजेपी से खड़े हुए फिर भी। तो एक तो वो बात नहीं, फिर भी 2014 में जो मुझे घटनाएं लगती है कि जसवंत सिंह जी जसोल भाजपा के बहुत बड़े लीडर हुए, वित्त विदेश रक्षा मंत्री रहे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं बाड़मेर से लड़ूं और उन्होंने केंद्र से कहा भी, पर किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिली। तो जी तब फिर लोगों में बहुत नाराजगी थी, जो मूल भाजपा के लोग थे, और उनमें बहुत उस चीज को लेकर नाराजगी थी और गुस्सा भी था। जसवंत सिंह जी से आग्रह किया आप निर्दलीय लड़े, तो जसवंत सिंह जी निर्दलीय लड़े, 4 लाख वोट भी लाए। और उस दौरान सोशल मीडिया पर जो यूथ था वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ अच्छा और पूरे भारत की नजर बाड़मेर की सीट पे आई, एक हॉट सीट हो गई कि कैसा रोचक मुकाबला, ट्रायंगल हो गया, ठीक है पूरा का पूरा त्रिकोण बना। और जो कांग्रेस थी वो तो घर ही बैठ गई, लगभग उसकी जमानत जब्त होने की स्थिति थी, और निर्दलीय और बीजेपी के बीच में फाइट रही और कोई 80,000 वोटों जसवंत सिंह चुनाव हारे। अच्छा पर तब से जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, तो और जो पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आई, वो पहले नहीं थी। जी तो ये मुझे एक टर्निंग पॉइंट लगता है। और उसके बाद में फिर 2019 का चुनाव आता है, मानवेंद्र सिंह जो जसवंत सिंह के लड़के थे वो बीजेपी छोड़े कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं। तो सारी ये उथल पुथल होती है और सोशल मीडिया था ही, और पता नहीं क्यों एजुकेशन लेवल इतना नहीं है, वो सब नहीं है, पर लोग सोशल मीडिया पे हमारे बाड़मेर कितने ज्यादा हैं, और उस वजह से बाड़मेर की छोटी छोटी घटना भी को राजस्थान के सारे लोग जानते हैं, देश के सारे लोग जानते हैं। जी तो एक वो विषय रहा, उसके बाद से मुझे ये लगता है, और अच्छी बात है, पॉलिटिकल तो लोग अवेयर हैं, वो तो ठीक बात है, पर ये सोशल मीडिया पर अब बहुत स्थितियां खराब होती जा रही है। जरा भी समझदारी नहीं दिखाकर लोग छोटी छोटी बात पे जाति धर्म के नाम पर जो झगड़ रहे हैं, तो वो बड़ा इसका ड्रॉबैक है, माइनस पॉइंट है। उस पर अगर लगाम लगे तो ठीक बात है। और अभी भी 2024 का भी चुनाव रहा, तो रविंद्र भाटी निर्दलीय लड़े और बीजेपी की लगभग जमानत जब्त होने की स्थिति आई और कांग्रेस के उम्मीदवार हम यहाँ से जीते, तब भी ये सीट फिर से फोकस में रही। और इसके अलावा भी जैसे पॉलिटिकल यहाँ बाड़मेर से जो लोग निकले तो राजनीति के माध्यम से, तो तन सिंह जी, पूज्य तन सिंह जी, श्री क्षत्रिय संघ के संस्थापक, वो यहाँ से 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। तो बाड़मेर ने कही है, बाड़मेर के यहाँ से तन सिंह जी निकले और ऐसे महापुरुष हुए, हमारे परिवार में हमारे अपने हुए, तो ये बाड़मेर की पॉलिटिक्स का पार्ट रहे और बहुत गहरी समझ दिखाई उन्होंने। जसवंत सिंह जी यहाँ से हुए, फिर कल्याण सिंह जी कालवी भी हुए, जो भी केंद्र में मंत्री रहे। नागौर से आए रामनिवास मिर्धा भी यहाँ से चुनाव लड़े, वो भी अपने आप में बहुत कद्दावर नेता थे। तो ये पॉलिटिकल रूप से बाड़मेर में इन लोगों ने बड़ा मुकाम पाया और सोशल मीडिया पर युवा बहुत है, पर इस सब के बावजूद भी बाड़मेर की आवाज जहाँ पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंची, मुझे नहीं लगता। खाली सोशल मीडिया के अलावा हमें कोई ज्यादा चीजें हासिल नहीं हुई। ये जसवंत सिंह जी के बड़े प्रयास थे, ये थार एक्सप्रेस भी चली, मालानी एक्सप्रेस चली, जो हमारे क्षेत्र का नाम मालानी है, तो मालानी एक्सप्रेस पहले हमारी मीटर गेज होती थी, तो इन्होंने इसको ब्रॉड गेज बनाया, ये चली। तो ये छोटे बड़े काम तो उन्होंने अपने स्तर पर कराए, पर और ज्यादा मुझे लगता नहीं कि पॉलिटिकली इतना अवेयर होने के बावजूद हम बाड़मेर के लिए ज्यादा कुछ कर पाए हों। अच्छा महेंद्र से एक बात बताइए, तेल और गैस के रिजर्व जैसे सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों में मिले, तब से उन देशों में संपन्नता आई, और लकीली ऐसे ही ऑयल और गैस के रिजर्व बाड़मेर क्षेत्र से भी मिले, यहाँ पर भी रिफाइनरी लगी। लेकिन बाड़मेर में आपको ये मिनरल्स की खोज के बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं?
और यहाँ पे ऐसी खोज के बाद जीडीपी इकोनॉमी में तो खैर कंट्रीब्यूशन बाड़मेर का बढ़ा ही है, लेकिन लोक जीवन में इसका क्या असर पड़ा है, यहाँ की अर्बनाइजेशन पैटर्न में इसका क्या असर पड़ा है? इसका मैंने आपको जैसे पहले अर्ज करा कि मैं 2008 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो 2008 में यहाँ तेल उत्पादन शुरू होता है और मिनरल्स के मामले में हम बहुत लकी हैं। वो कहते भी हैं कि हमें धरती के ऊपर तो चीजें ज्यादा दी नहीं, कुछ नदियां नहीं दी। एक लेदे की लूणी नदी है जी। और कहते हैं सरस्वती नदी का बेसिन है, सरस्वती नदी को अंडरग्राउंड चलती है पर, और कोई ज्यादा फूल नहीं है, ज्यादा फल नहीं होते। तो ऊपर नहीं है तो नीचे भी ईश्वर ने खूब दिया। जैसे यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में है, ग्रेनाइट है और तेल है, गैस है, जिप्सम है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। इंग्लैंड, शायद मेरे ख्याल से इंग्लैंड की जो केयर इंडिया थी, तो उन्होंने 2000 फिर खोज करी यहाँ पे कि यहाँ पे तेल है, तो तेल के कुएं हैं। तो 2009 से उत्पादन शुरू हुआ और फिर उनके कुछ नाम रखे गए कुओं के, जैसे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, इस प्रकार से समृद्धि के सारे उनके नाम रखे गए। और हमें ये कहा गया कि अब कुछ ही सालों में बाड़मेर दुबई होगा। और हमने भी अपनी तैयारियां करी, ऐसे शेखों जैसे कपड़े सिलवाए कि अब अपन भी इस तरीके से घूमेंगे और ऐसी दुबई जैसी अपनी लाइफस्टाइल होगी। पर वो एक हमारा सपना ही रहा। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम एक दिन का 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पर डे का। वाह। और अब तक हम 1 लाख करोड़ रुपए इनको रेवेन्यू दे चुके हैं। इतना तो रेवेन्यू जाता है, प्रॉफिट शेयर की बात अलग है, इतना तो हम रेवेन्यू देते हैं। ये तो खाली तेल तेल की बात है। और जो जेएसडब्ल्यू का कोयला का भी प्लांट है, ग्रेनाइट्स की बहुत बड़ी खाने हैं, अच्छी अच्छी जगह पे हमारे यहाँ ग्रेनाइट्स। लखा का हमारा जो रेड है, लखा रेड करके लाल ग्रेनाइट बहुत ही महंगी कीमत पर बिकता है। अच्छा। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो शहर का यूं तो बढ़ा। और अर्बनाइजेशन की आप बात करें तो सुख सुविधाएं तो बढ़ी। पहले हमने एसी भी नहीं देखे थे घरों में, तो घरों में एसी आ गए और एक एक घर में दो दो चार चार फोर व्हीलर्स आ गए। पहले टू व्हीलर ही होते थे, साइकिल ही होती थी, हमें याद नहीं। बड़ी बड़ी होटल्स बने और इंडस्ट्री आई, फ्लाईओवर्स बने और रिटेल मार्केट बढ़ा, ये सब चीजें हुई। पर उसके बावजूद भी मैं तो आपको एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसकी बता ली कि एक एमआरआई की मशीन बाड़मेर में नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में कुछ करोड़ रुपए की आती है, 2-4 करोड़, 5 करोड़ की। ये एक बहुत ही छोटे स्तर की बात है। 5-10 करोड़ क्या होते हैं सरकार के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ का जो कॉलेज है, वहाँ सब्जेक्ट्स नहीं है, आप अपनी मन मांगे सब्जेक्ट नहीं ले सकते। बिल्डिंग आप देखेंगे तो लगता है आज गिरे के कल गिरे। यूनिवर्सिटी की अपन बात ही क्यों करें, ढंग का कोई पार्क नहीं है जहाँ बच्चे खेल सके। स्पोर्ट्स के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं है, स्टेडियम्स है वहाँ गाया चलती है। तो ये कोई कम्युनिटी हॉल्स नहीं है। ये तो मैं बाड़मेर जिला मुख्यालय की बात बता रहा हूँ। और बाकी तो आप बात छोड़ें, क्योंकि ये जो हमारा बाड़मेर जिला है ये क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। भारत का शायद बताते हैं 5वां बड़ा जिला है और राजस्थान का भी 3रा सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल में बहुत लंबा चौड़ा जिला है। तो मुख्यालय के ये हाल है, तब जैसे अपन बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जैसे जो गडरा है, सुंदरा है, चौटन के जो एरिया है, तो वहां की तो आप क्या बात करो। उनके जीवन में जरा भी परिवर्तन नहीं है, आज भी उनके जीवन का वो संघर्ष है। तो फिर इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद हमारे बच्चों को तो बोरियां उठाने के लिए अहमदाबाद सूरत जाना पड़ता है, या फिर फौज में चले जाओ। और आपके घर में जब बताते हैं काला सोना निकला है, तो उस काले सोने का हमें क्या फायदा हुआ। कुछ लोग को फायदा जरूर हुआ, वो करोड़पति सरबपति हो गए। और इस मामले में हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो पूरी तरीके से फेल रहे। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उन्होंने अपने घर भरे, अपने 7 पीढ़ी की व्यवस्था करी,
पर उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा कि जो बाड़मेर 50 करोड़ का रेवेन्यू पर डे जनरेट करता है, वहां की पब्लिक को क्या मिला। तो कुछ लोग इसमें पैसों वाले हुए और बाकी लोग वो का वो उनका संघर्ष है। और लाइफ स्टाइल में अनावश्यक रूप से उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, कर्जों में लोग डूबे और इतना क्राइम बढ़ा है। पहले हम नहीं सुनते थे, कोई 5-7 साल में भी कोई मर्डर हो गया कभी जी खबर हो, और वो भी बड़ा अचंभा होता, अरे मर्डर कैसे हो गया, किसने किया, क्यों किया। और अब ये रोज की बात हो गई, मर्डर होना, अपहरण होना, और नशा बहुत फैल गया है, एमडी का जो नशा है, शराब, और लोग जो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ये इसका एक कुप्रभाव मुझे नजर आता है। बाकी उससे फायदे तो हुए, पर दुबई वाली तो हमारे वो कपड़े पहनने के मन में ही रही। और जो नुकसान हुए बाड़मेर को वो बहुत ज्यादा हुए। तो सीएसआर फंड भी होता है हर कंपनी का, सीएसआर फंड के नाम पे भी मैं बाड़मेर में देखता हूँ तो उन्होंने 4 प्याऊ खोल रखे हैं और 4 पौधे लगा दिए कि ताकि लीपा पोती हो जाए। जी तो मुझे तो ये तेल का खेल पूरा गड़बड़ी लगा। हम लगभग लगभग 2.25 लाख बैरल पर डे हम निकालते हैं तेल। इतना यहाँ का उत्पादन है प्रतिदिन का। भाई केरोसिन हो गया, ग्रीस हो गया, मोम हो गया, दुनिया भर की और फैक्ट्रीज लगेंगी। तो उम्मीद करते हैं फिर रोजगार मिले। हम्म, आशा अमर धन है, तो जो आशा अमर धन पे चलते हैं। जी आशा अमरदन तो है। महीन साहब एक बात और बताइए इससे जुड़ी हुई कि यहाँ पर सोलर के भी काफ़ी काम हुआ। सोलर पावर प्लांट्स लगे और ये जो जितने भी खनन है ये यहाँ पे चल रहा है। तो बाड़मेर के कुछ एक्टिविस्ट भी और कुछ कंसर्न सिटीजन्स भी और यहाँ की अब नई पॉलिटिकल लीडरशिप भी यहाँ के इन्वायरमेंट को लेके बहुत सचेत है कि यहाँ के ओरण बचाओ मुहिम छेड़ रखी है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज का पानी आ रहा है, गांव खराब हो रहे हैं, वो उसको लेके बहुत मुखर हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज कितना हुआ है यहाँ की इस नई तरह के डेवलपमेंट की वजह से, और कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट जो है साथ साथ चल सके। तो सोलर विंड ये खूब आया हमारे यहाँ पर, और कारण उसका यही है कि यहाँ जमीन यहीं पर ही है, बड़ी बड़ी जमीन हमारी यही है। बाकी कहीं जमीन इतनी बची नहीं, बाड़मेर में है, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो और सोलर के लिए जमीन खूब सारी चाहिए, और अब तक हजारों बीघा जमीन एक्वायर हो चुकी, और लोगों ने दी है। लोग देखते हैं कि भी हमारी बंजर जमीन है, इसमें कुछ हो नहीं रहा, तो सोलर में दे दे, अपने किराया आ जाएगा। तो वो अपने हिसाब से जैसा ठीक लगता है उनको सोचते हैं। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी हैं कि उस सोलर पार्क जो आप बना रहे हो, तो उसमें जितने भी आप पेड़ काट रहे हो, तो उससे कोई गुना आपको पेड़ लगाने हैं। कायदा है कि पेड़ लगाएं, सिस्टम तो है, पर सिस्टम फॉलो नहीं होता, कहीं फॉलो नहीं होता देश में, तो यहाँ भी फॉलो नहीं होता। तो उसकी एवज में पौधे नहीं लग रहे। तो जो यहाँ हमारे खेजड़ी बहुत होती है, तो खेजड़ी हमारा कल्प वृक्ष है, और इस 50 डिग्री गर्मी को वो झेलती है, खेजड़ी है जो, उसमें सांगरी लगती है, जो झाड़ है। पर जीवन तो जीवन है, उसके लिए मान लो उनको काट दिया गया, तो उसकी एवज में लगाना चाहिए, तो वो लगा नहीं रहे। अगर ये तो सरकार ही अपने स्तर पर तय करे, थोड़ा उन पे नकेल कसे कि अभी जितने पेड़ पौधे आप काट रहे हो उसके एवज में आप इतने गुना लगाओ, तब थोड़ा बैलेंस हो सकता है। और फैक्ट्रीज के पानी की बात करें, बालोतरा और उस आसपास के क्षेत्र की बहुत बड़ी तकलीफ है। और यहाँ भी मैं गवर्नमेंट का फेलियर ही है कि ये उनकी निकासी की जब प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, फिर भी उनको लाइसेंस देते हैं। जब उसके पास वो दूषित पानी को निकालने का रास्ता नहीं है, फिर भी उनको लाइसेंस मिलता है। जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है वो उनको एनओसी देता है। और जो ढलान और चढ़ाव का जो सिस्टम है, उसके कारण से आसपास के पूरे गांव में जहरीला पानी फैलता है, लोग बड़े दुखी हैं, और गवर्नमेंट को सब पता है, पर उनके पास कोई हल नहीं है। तो भी डेजर्ट नेशनल पार्क तो हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है, बाड़मेर और जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क। और ताकि यहाँ का जो पर्यावरण है और इस एरिया में जो ये गोडावण पशु वगैरह होते हैं, तो ये इनके संरक्षण के लिए। पर अब बनाया तो यूं था, पर अब इसकी जद में सैकड़ों गांव आते हैं, और उस डीएनपी के चक्कर में वहां डेवलपमेंट कुछ नहीं हो सकता।
वहाँ रोड नहीं आ सकती, वहाँ बिजली नहीं आ सकती, पानी की पाइपलाइंस नहीं आ सकती, मोबाइल के टावर नहीं है। तो अब उन गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अच्छा। उन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे गांव के गांव उजाड़ हो रखे हैं, पर अब गांव छोड़ के आप कहाँ जाओ। और इसके ये अब केंद्र स्तर का मामला है। और यहाँ के लोकल है जो केंद्र में मंत्री भी रहे लोग, तो उनको भी सब पता है। और दिल्ली तक मांग भी उठी, बातें भी हुई, मेमोरेंडम, धरना प्रदर्शन सब हुआ, पर अब तक उसका समाधान नहीं निकला। तो महेंद्र साहब, हमने यहाँ की लोक जीवन के बारे में भी जाना आपके मार्फत, और यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में भी हमने जाना कि यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ की आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है वो कैसी है, कैसी बिल्डिंग्स हैं, और पुरानी मंदिरों की और किलों की कैसी स्थापत्य कला है, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वहाँ का वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कैसा है, गांव ढानियों में किस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं, किस तरह की क्लाइमेटिकली रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हेरिटेज की बात करें तो इतना लंबा चौड़ा हेरिटेज तो हमारे है नहीं। फिर भी जैसे जूना का जो किला है 11वीं 12वीं सदी का है, तो और ये अच्छा नगर रहा। और अभी तो वन विभाग के अंडर में है वो। और अगर ढंग से काम किया जाए तो बहुत बड़ा नगर है। और अगर उसको ये सही अपने अंडर में ले तो अच्छा काम हो सकता है। तो 11वीं 12वीं सदी का है और वहाँ अभी एक मंदिर बचा हुआ है। और पूरा परकोटा है, वो भी भग्नावशेष है। तो 11वीं 12वीं सदी का जो आर्किटेक्चर जो किराड़ू का और हमारे है, जैसे हम बता रहे हैं कि जो खजुराहो के तरीके का है, तो एक तो जूना में है, फिर किराड़ू है। किराड़ू में 5 मंदिर बचे हुए हैं। और भगवान शिव का है, विष्णु का है, सोमेश्वर का मंदिर है, और वो अच्छी स्थिति में है। वहाँ जैसे थार महोत्सव वगैरह होता है, तब वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, और धीरे धीरे उसको बढ़ावा मिला ही है। तो फिर ये किराड़ू है। और उसके बाद में एक देवका, जो शिव से आगे बता, देवका में भी सूर्य मंदिर है। वो भी तकरीबन 1011वीं सदी का है। एक मंदिर शेष है, वो सूर्य मंदिर है। और उसके बाद में कोटड़ा है। कोटड़ा में हमारे फोर्ट था, अब तो उसके अवशेष ही रह गए। और फिर शिवाड़ा, शिवाड़ा का भी अच्छा किला रहा। हाँ, तो ये सब अब वो बचा नहीं वहां पे कुछ। बाकी जैसे अपन कुंभलगढ़ के, चित्तौड़ के, या जोधपुर के, उदयपुर के किले देखते हैं, उनकी तुलना में यहाँ वो छोटे भी थे और उतने अवशेष बचे भी नहीं, काफी नुकसान हो चुका। अच्छा। एक बाटाडू करे गांव है बैतू के पास, तो वहाँ वहाँ सिंदरी के रावल साहब गुलाब सिंह जी थे, उन्होंने वो कुआं खुदवाया था। और बड़ा ही कलात्मक कुआं है, गरुड़ की प्रतिमा है। और उसी कुएं से सब आसपास के लोग पानी पीते थे। और हरीश चौधरी जो अभी विधानसभा में कह रहे थे, तो उन्होंने भी उस ठाकुरी कुएं से पानी पिया होगा। तो ऐसे कुएं बावड़िया खूब है। तो ये हेरिटेज को लेकर तो ये मोटा मोटी ये है, ज्यादा हमारे पास इसको लेकर नहीं है। 5-7 साइट्स हैं हमारे पास। और उसके बाद में जो आप जैसे छोटी छोटी बावड़िया हैं, बेरिया हैं, पानी जैसे कम रहता था, तो छोटी छोटी बेरिया, गाँवों के नाम ही बेरी में है। जैसे कोई जान सिंह की बेरी है, फलान सिंह की बेरी है, या तला बोलते थे, तड़ा। तो गुमाने का तड़ा, सरूपे का तड़ा, या तो इस प्रकार से गाँवों का ही नाम है, क्योंकि काफी दूरी दूरी में होती थी। और हालत ये था कि वो बेरियों पे आज भी लॉक लगाते हैं लोग, ताकि कोई पानी चुरा नहीं ले। पानी की तो समस्या है ही, थोड़ी बहुत तो है ही। और बाकी जैसे ढाणियों की संरचना है, तो ढाणियों में तो जैसे आंगन है, वो तो गोबर का है ही है। तो उसकी बड़ी सुविधाएं, आपके पानी वानी गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पोछा नहीं लगाना आपको। छोटे बच्चे घर में है तो कोई दिक्कत नहीं। और दीवारें तो पत्थर वहां का लोकल यूज कर लिया, मिट्टी यूज कर ली, तो उससे हो गया। और फिर ऊपर झोंपड़ी हो गई, तो झोंपड़ी भी यहाँ की लोकल जो लकड़ी है, तो उसको यूज करते हुए जो अरणी है, खीप है, उसी से वो जो रस्सी है वो भी कहीं बाहर से नहीं लानी, वहीं की।
उसी से बट बट के झोपड़े, और बड़े सस्ते में बहुत ठंडे। अब उनका ये था कि आप गर्मी के दिनों में रहो आप, तो बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में बहुत फर्क रहता है, दुनिया भर का फर्क। एक जैसे एक ढाणी होगी, तो ढाणी में एक दो तो रहने के जैसे कमरे हो गए, एक रसोई का हो गया झोंका, और बीच में आंगन हो जाएगा, और आंगन के आगे थोड़ा सा, उसे गुआड़ी बोलते थे हमारे, तो उसमें गुआड़ी में पशु भी बंधे रहते थे, और उनके चारे पानी की व्यवस्था होती थी। और उससे थोड़ा दूर, थोड़ा उससे आप माने कि 100 मीटर दूर जो कोटड़ी करके होती थी, अच्छा। तो मर्द लोग वहां बैठते थे उस कोटड़ी में। तो जैसे कोई मेहमान भी आया है तो वो कोटड़ी में जाएगा, उसके घर में कोई एंट्री नहीं है। वो उनका खाना पीना नहाना वगैरह सब वो कोटड़ी, हमारे राज्य में तो मान लो कोटड़ी है, दूसरी जातियों में वो गुड़ाल कह लेते हैं, कुछ उतारा कह लेते हैं, पर ये होता दूर था, घर के अंदर नहीं। तो ये जनाना ड्यूटी का सिस्टम, जैसे आप भी किलो महलों में घूमे होंगे, तो जो जनाना ड्यूटी महिलाओं का जो अलग से पूरा सिस्टम रहता था, तो उनकी मान मर्यादा, उनकी जो सिस्टम पूरा अलग, और जो पुरुष हैं उनकी पूरी व्यवस्था अलग, वो बाहर ही आएंगे सोएंगे खाएंगे, तो वो दूरी भी रहती थी, तो उनका अलग ही। तो हमारी जो कोठड़ियां हैं, अब वो कच्ची कोठड़ियां आजकल पक्की कोठड़ियां हो गई, पर दूरी है, आर्किटेक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो यही है जी। क्या बात। तो ये तो थी लोगों के रहन सहन की बात, लेकिन लोगों का जो सबसे बड़ा फ्यूल है वो है खाना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ बाड़मेर का जो खाना है वो कैसा है, क्या क्या खाते हैं लोग। जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी हरियाली नहीं है, इतनी वेजिटेशन नहीं है, तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स लोगों ने यहाँ पे इजाद किए हैं खाने पीने में। तो यह मूल रूप से बाजरा खूब होता है, जी। बाजरा होता है, ज्वार होता है। अभी जो आजकल लोग आए हैं ना मिलेट्स पे, कि मिलेट्स खाया करें, पिछले साल जी। हमारी भारत सरकार ने भी उसको मिलेट ईयर्स बनाया। तो बाजरा तो भाई, बाजरे के साथ में अब जैसे आप फरमाया कि यहाँ हरियाली नहीं है, चीजें नहीं, कम है, तो जो भी चीजें हैं ना उनको बड़े हम संभाल के रखते हैं। अच्छा। अब जैसे खेजड़ी है, खेजड़ी में जो सांगरी होती है, तो सांगरी और जो केर होते हैं, केर का झाड़ होता है, तो जी। केर सांगरी को, उनका जो हरी होती है तब भी सब्जी बनती है, और फिर इनको क्या करते हैं, उबाल देते हैं, उबालने के बाद सुखाते हैं, अच्छा। तो फिर उस सांगरी की पूरे 12 महीने सब्जी बनती है। अच्छा। और जो होती है बेलों में लगती है, हमारे काचरियां लगते हैं, चिमड़ी लगती है, तो हम्म। इनकी भी जब ये हरे होते हैं तो सब्जी बन जाती है, फिर इनको सुखाते हैं, इनको अच्छा। बोटते हैं और छतों पे सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद फिर इनकी चटनी बनाते हैं और साल भर खाते हैं। ऐसे कैसे जो गवार फली है, तो गवार फली को भी सुखाते हैं और उसको बचाते हैं, और साल भर उसको काम में लेते हैं। और पशुधन की कोई कमी नहीं, तो दूध दही की कोई कमी नहीं, दूध दही खूब खाते हैं लोग। जी। और जो छाछ है, तो छाछ में सब्जियां ज्यादा नहीं मिली, तो अपने यहाँ शायद होटल्स में कहते होंगे दही फ्राई, हम्म। और हमारे यहाँ बोलते हैं खाटिया, मतलब जो दही है, दही में थोड़ा छमका दे दिया, मिर्च वगैरह डाल दी, जी। और तो उसको खाटिया बना लो, तो बाजरे की रोटी और उसको चूर के खाते हैं, तो वो जी। अल्टीमेट है, बहुत ही जी। डिलीशियस होता है। बाजरे की रोटी जैसे रात में बनाई और नहीं कंज्यूम हुई, तो सुबह खाते हैं। हमारे यहाँ वो बासी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं, बासी नहीं खाते, तो अच्छा। हम तो ये खा के बड़े हुए। और ठंडी बाजरे की रोटी, और उस पर थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी मिर्चों की चटनी, और ये छाछ वगैरह मिल जाए, तो उसके आगे फिर कोई भी डिश कोई मायने नहीं रखती। या कैर है तो कैर का अचार बना लिया, हम्म। तो उससे चल जाता है काम। तो बाहर से कुछ लाते नहीं है। और पापड़ है, तो पापड़ की सब्जी, वो पापड़ की भी सब्जी हम बनाते हैं। और एक जैसे राबोड़ी होती है, जिसे हमारे यहाँ सीरावड़ी बोलते हैं, जैसे छाछ होती है, छाछ को फिर गर्म करते जी। हैं, और उसमें थोड़ा बहुत जीरा वीरा डाल के, और फिर पॉलीथीन पे सुखा देते हैं, तो फिर वो सूख जाती है। तो सूखने के बाद फिर उसको कट करते हैं, और चिप्स आप समझ लो, थोड़ी मोटी चिप्स उसकी साइज की बन जाती है, अच्छा। उसकी सब्जी बनती है। अच्छा। तो बहुत शानदार उसकी सब्जी बनती है, बढ़िया बनाते हैं, हाँ, हाँ। छोटी छोटी बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया की सब्जी बनती है। अच्छा।
और फिर ये जो छाछ है, छाछ के अंदर जो बाजरी का आटा डाल के और राबड़ी बनाते हैं। तो अच्छा जी हमारे जो पड़ोसी में हमारे जो जाटों के जितने भी घर थे, तो वो इसमें स्पेशलिस्ट थे। उनकी ये राबड़ी बड़ी अच्छी बनती थी और उनके घर से हमारे यहाँ राबड़ी आती थी। बाकी जैसे मीठे में इन चीजों की बात करें तो वो भी ये बंगाली मिठाई आप आई हमारे गुलाब जामुन और वगैरह चीजें, तो जी पहले ये कुछ चीजें होती नहीं थी। तो जो भी वार त्योहार, अब जैसे बेटी की शादी हुई है, ससुराल जाएगी जी या ससुराल से पीर आएगी, तो जो साथ में मिठाई लाती थी तो उसे मगध बोलते हैं। अच्छा मगध, तो मगध मतलब आप समझ ले एक प्रकार का चूरमा ही है, गेहूं के आटे का बनता है, एक मगध तैयार होता है और फिर वो पूरे टिन के टिन भर के भेजा जाता है खूब। और मतलब आप देखो यहाँ की कितनी अपनायत थी। एक कहीं से भी कोई उसको संभाल बोलते हैं, उपहार भेंट बोल दो तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि संभाल आइए। अच्छा तो मान लो ससुराल से बेटी पीर आई, पीर से ससुराल गई है, तो पीर से उसको 20 किलो 50 किलो का मगध बना के भेजते थे। अच्छा तो और फिर वो जब वहाँ ससुराल जाती थी तो वो मगध पूरे गांव में बढ़ता था। उसके बाद में एक हमारे साकर बाटी होती है, उसे आप मिश्री रोटी बोल दो, शक्कर रोटी बोल दो। बाकी जो शक्कर बाटी है ये कहीं और हो गई होती तो ये गुलाब जामुन जितनी फेमस होती, तो ये साकर बाटी जैसे फिर अच्छा उस पर जैसे किसी कलर से कुछ भी आकृति बनाते हैं, किसी का नाम लिखते हैं। अगर घर में जवाई आया है तो उसका नाम लिखेंगे, उसको देंगे। या संभाल में कहीं भेज रहे हैं तो वहाँ के लोगों के नाम लिख देते हैं। छोटी छोटी बिरयाली, अच्छा ऊपर काजू बादाम कुछ लगा लेते हैं। तो बहुत ही मतलब स्वादिष्ट और लंबे टाइम तक आप इसको रख सकते हैं, ऐसी चीज है। पर हम तो बाड़मेर हैं, हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, ना हमारे पास ऐसा मार्केट है, ना प्रमोट करने की चीजें हैं, तो वो प्रमोट चीज नहीं हो पाती। तो मगध हो गया, फिर ये साकर बाटी हो गई, फिर ये अपनी पड़ोदी हो गई, फिर ये सत्तू है। सत्तू तो जैसे चलता है, ये बिहार में सत्तू होता है। तो ये चने के आटे का, चावल के आटे का, फिर वो सातुओं की तीज भी आती है तब भी सत्तू भी खूब बनता है। बॉर्डर की बात करो तो जो गडरा है, तो गडरा के लड्डू, तो गडरा के लड्डू बहुत फेमस एक्सपोर्ट होते हैं और सब जगह इंडिया में जाते ही जाते हैं। बहुत फेमस है गडरा, अमूलक स्वीट्स करके है। और बहुत ही, आप कितनी भूख लगी आप एक खा लोगे तो आपका पेट पेट भर जाएगा। तो ये गडरा के लड्डू है। ये गडरा क्या है, मतलब आगे गडरा सिटी है पाकिस्तान में और ये गडरा रोड है। अच्छा इस कस्बे का नाम गडरा रोड है। तो ये जो रोड है अच्छा वो गडरा सिटी जाती थी, तो बीच में इन्होंने डाल दी तारबंदी, अच्छा तब गडरा रोड तो यहाँ रह गया, गडरा सिटी वहां रह गया। बाड़मेर शहर की बात करें तो यहाँ की कचौड़ी है, तो हमारे यहाँ की दल्लू जी की कचौड़ी, तो बहुत ही क्रिस्पी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट, चटनी बड़ी अच्छी होती है। एक है जो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ का पेटेंट ही है, दाल पकवान। तो अच्छा दाल पकवान, तो उसमें पकवान बोलते पापड़ की तरह बनता है अच्छा और उसके ऊपर पीली दाल डालते हैं गर्मा गर्म। और तो उसको सुबह सुबह खाते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता मान लीजिए उसे। और हमारे शहर के बीचों बीच जो इलोजी बाजार, रतन सिंह बाजार है, वहां पर ही दो चार लोग हैं जो सुबह 8 बजे से लेके 10 11 बजे तक रेडी लगाते हैं और इतना ही व्यापार है और लोग खूब खाने आते हैं, शौक से खाते हैं। कि चूरमे बनते हैं, दाल बाटी चूरमा तो फेमस है, वो कोई पर्टिकुलर बाड़मेर का नहीं जी है, वो सब जगह का ही है। हाँ, पर ये पर्टिकुलर मगध है, साकर बाटी है, ये सब चीजें हैं, ये हमारी है। जी क्या बात है। आपने गडरा के लड्डुओं का नाम लिया और मेरे मुंह में बस स्वाद वापस आ गया। तो अब वादा कीजिए आप अगली बार जब भी आएंगे मेरे लिए आप 1 किलो गडरा के लड्डू जो हैं वो खास कर लेके आएंगे। नहीं जरूर, अगर बिल्कुल जब भी कभी मौका मिला तो आप लड्डू लेके आएंगे आपके लिए। जी तो इसी के साथ हमारे सवालों का जो सिलसिला है वो अब थमता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा बाड़मेर को हमने और एक नए तरीके से जाना आपके मार्फत। और जो पेचीदगियाँ हैं और जो डिटेल्स हैं वो हमने बाड़मेर की जानी आपके थ्रू।
किताबों में, गूगल पर, सोशल मीडिया पे खूब बाड़मेर के बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव जो है वो हमें आपके थ्रू मिला। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस जो है वो भी बहुत खुश होंगे जानकर बाड़मेर जैसी जगह को, जो कि थोड़ी जोधपुर जैसी जगहों से के मुकाबले थोड़ी कम जिसकी बात होती है, लेकिन वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल सीमावर्ती होने के कारण उसके अलग चैलेंजेस हैं, वो भी हम लोग जान पाए। तो बहुत शुक्रिया महीन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके जो व्यूज़ हैं वो सुन के बहुत ही मज़ा आया। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, बाड़मेर को मौका दिया, कोई आखिरी जिले को आपने सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये कन्वर्सेशन महेंद्र सिंह तरह जी के साथ, और उम्मीद है कि हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे किसी और बॉर्डर टाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।